Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the graph gives the magnitude of BT. BT यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, स्टेडी नहीं है. ओके, ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि आपका पोजीशन के साथ क्या है, कांस्टेंट है. ओके, स्टेडी और यूनिफॉर्म में आपका डिफरेंस होता है. दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट ए कंडक्टिंग लूप. किसी कंडक्टिंग लूप में विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की आपकी परपेंडिकुलर टू द लूप है. रैंक द 5 रीजन ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ग्रेटेस्ट फर्स्ट. ओके, हमें क्या बताना है, आपके किस रीजन पर सबसे ज्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हमें बताना है. आपको आपको 5 रीजन दिए गए हैं. देखिए टाइम एक्सिस में देखिए ए बी सी डी ई, आपको 5 रीजन दिए हुए हैं. ओके, आपको बताना है कि किस में आपका ईएमएफ इंड्यूस सबसे ज्यादा होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ इंड्यूस बताना है. ओके, तो हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होता क्या है. ईएमएफ इंड्यूस आपका जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आपके किसके इक्वल होता है, आपका डी बाई dt के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, डी बाई dt के. ओके, क्वेश्चन में देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है. ओके, डायरेक्शन की नहीं. तो देखिए ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डी बाई dt के इक्वल होता है. डी बाई dt क्या होता है, फाई क्या होता है, देखिए आपका फाई होता है आपका बी डॉट ए. फाई क्या होता है आपका बी डॉट ए. ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हो गया कि ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बीटी. बीटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम का फंक्शन है. कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, टाइम का फंक्शन है. यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि फाई को देखिए, फाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एरिया वेक्टर होगा उनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा. जीरो होगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपका ये बी इंटू ए लिख सकते हैं. अब उसमें कोई ना क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम का फंक्शन है यानी कि एरिया आपका कांस्टेंट है. तो ये आपका देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ. आपका यहाँ से इतना आ गया. ओके, अब देखिए आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें इंड्यूस ईएमएफ बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, आपका जो डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी का जो कर्व है ये क्या शो करेगा. जो डीवी बाई डी टी का आपका जो कर्व है, डीवी बाई डी टी यानी कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का जो यहाँ पर स्लोप है, ये आपको बताएगा. ये आपको क्या बताता है, ये आपके ईएमएफ के वैल्यू के इक्वल आएगा. ओके, अगर आपका किसी का डीवी बाई डी टी यानी कि स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टाइम ग्राफ का अगर स्लोप ज्यादा है तो उसका मतलब वहां पर आपका ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर लेस है तो वहां पर आपका लेस ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर रीजन वाइज स्टार्ट करते हैं. फॉर रीजन ए, फॉर रीजन ए, फॉर रीजन ए रीजन के लिए हम देखें टाइम एक्सिस के अबाउट. तो देखिए ए रीजन में आपका डीवी बाई डी टी का स्लोप कितना हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, ये तो आपका जीरो इक्वल आ रहा है. यहाँ पर इसका स्लोप कितना है, स्लोप नहीं है, स्लोप कितना, जीरो है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो आपका ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा. ए रीजन में आपका ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ पर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस वो कितना हो गया आपका, जीरो हो गया. ओके, तो ये आपने रीजन वन के लिए बोल दिया. अब सिमिलरली आप रीजन बी के लिए आइए. क्या लिया, ये फॉर रीजन बी लिख रहा हूँ मैं. ओके, फॉर रीजन बी, रीजन बी में आप देखिए डी आपका क्या फाइंड आउट करना है, डीवी बाई डी टी फाइंड आउट करना है. ओके, एरिया इंटू डीवी बाई डी टी. एरिया कांस्टेंट है तो आपका ईएमएफ सिर्फ डीवी बाई डी टी पे डिपेंड करता है. ओके, तो देखिए अब बी रीजन के लिए आपका डीवी बाई डी टी फाइंड आउट कीजिए. देखिए बी रीजन पर आपका जो डीवी बाई डी टी आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. क्या आ रहा है आपका, इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि स्लोप इसका पॉजिटिव है. यहाँ पर क्या बनना है, एक्यूट एंगल बनना है. तो हम बोल सकते हैं डीवी बाई डी टी की जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव वो मैटर नहीं करते. मैटर क्या करता है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है. ओके, तो यहाँ पर आपकी कुछ ईएमएफ की वैल्यू आएगी. यहाँ पर आपका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ओके, क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्लोप है, इस रीजन पर जो आपका स्लोप आ रहा है, वो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पहले अभी यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट जीरो है. ओके, अब देखिए अब हम आते हैं आपका फॉर रीजन सी. फॉर रीजन सी, सी रीजन की तरफ आइए. देखिए सी रीजन में हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ कांस्टेंट है. सी रीजन का मतलब आपका ये है कि जैसे आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, जो मैं आपको रीजन बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ. ओके, दिस इज अ ग्राफ. तो ये पॉइंट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका सी रीजन. ओके, इस रीजन में देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर डीवी बाई डी टी ही जीरो आ गया तो इसका मतलब है आपका ईएमएफ इंड्यूस भी तो जीरो आएगा. ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर रीजन सी अब डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. ये क्या आ गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया, और आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब आइए अब फॉर रीजन डी. अब इसमें आप सीधे लिख लीजिए फॉर रीजन डी एंड ई. डी एंड ई रीजन का देखिए स्लोप इक्वल है, नेगेटिव स्लोप है लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है. ओके, फॉर रीजन डी एंड ई, मैंने इधर को कंबाइन कर दिया. डी और ई का देखिए स्लोप आपका क्या है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है और नेगेटिव है, लेकिन आपका क्या है, इक्वल है, यानी कि आपका नॉट इक्वल टू जीरो है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका ईएमएफ होगा वो भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी कि कुछ ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा. ओके, अब देखिए ईएमएफ इंड्यूस आपके सिर्फ दो रीजन में हो रहा है, एक तो बी रीजन में और एक डी एंड ई रीजन में. ओके, लेकिन जो बी रीजन का स्लोप है देखिए आपका
आपको देखने से पता चल रहा है बी रीजन का जो स्लोप है वो ज्यादा है, उसका स्लोप क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं आपका जो सबसे ज्यादा स्लोप ज्यादा होगा यानी कि आपका डीवी बाई डी टी ज्यादा होगा, डीवी बाई डी टी ज्यादा होगा यानी कि आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं फॉर द रीजन बी सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा आपका बी के लिए होगा। बी के बाद किसके लिए होगा, बी के बाद देखिए आपका सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद आपका डी और ई का क्या होगा, इक्वल होगा, डी और ई का क्या होगा, इक्वल हो गया, बट इट शुड बी लेसर देन बी। ठीक है, तो इतनी कंडीशन हमने लिख ली। अब देखिए बी आगे आपका, डी आगे, ई आगे, अब क्या बचा आपका ए और सी। ए और सी में देखिए आपका स्लोप तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा आपका, ये आपका लेसर होगा फॉर द ए एंड सी। ए और सी का आपका इक्वल होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या होगा, आपका लेसर होगा। ओके, तो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ओके, तो हमसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ किस में आ रहा है, आपका ईबी में आ रहा है। ईबी यानी कि आपका बी रीजन में आपका सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, उसके बाद आपका डी और ई में आ रहा है, वो इक्वल आएगा, लेकिन बी से लेसर आएगा, बी से क्या आएगा, लेसर आएगा। और ए और सी में तो आपका कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं और सबसे लेसर होगा। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो